ओके एवरीवन, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट 10 ऑब्जेक्टिव था, उस पर हो गया है। आप लोग एक बार जेड का रिवीजन कर लीजिए, जो पढ़ाया हूँ जेड जेड। देखिए, जनरली एक दो बार बी का वैल्यू पूछ लिया गया है, व्हाट द वैल्यू ऑफ बी। इस पर कुछ आ सकता है, लेकिन बी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग का वांडर वाली क्वेश्चन तो ये था, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे P प्लस ए बाई भी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? चलिए यहाँ तक आइए। हाँ, मोलर मास, सॉरी मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो इसमें तो मोलर वॉल्यूम ही तो था।
दोनों तरफ क्या हम लोग VM से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ओके, अब RT से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई RT। इस वैल्यू को हम लोग क्या नाम दिए थे? Z। ऑनलाइन का स्टूडेंट यहां तक समझ में कोई प्रॉब्लम? क्या हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिएगा तो क्या लिखेंगे? अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं क्योंकि बी तो करेक्शन में बहुत छोटा वैल्यू होता है, तो लेस देन 1। दैट्स वाई जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस बी बाई बी प्लस हो जाएगा। उसके बाद आगे बोलिए। ये तो -1 से मल्टीप्लाई होता जाएगा ना, राइट? और उसका स्क्वायर होता है जो ये टर्म है, तो प्लस b बाई VM का स्क्वायर अब प्लस b बाई VM का Q एंड सो ऑन। और एक टर्म तो मेरे पास रहेगा ही a बाई VM RT। तो Z इक्वल टू 1 प्लस, देखिए VM और VM दो जगह हो गया, तो 1 बाई VM को कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई VM को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? B माइनस A बाई RT, करेक्ट है ना? अब प्लस A बाई B स्क्वायर बाई VM स्क्वायर प्लस BQ बाई VMQ एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन जो मैं समझाया था कि Z इक्वल टू 1 प्लस A बाई या B बाई VM प्लस C बाई VM स्क्वायर प्लस D बाई VM Q एंड सो ऑन, इक्वेशन फर्स्ट के साथ इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करते हैं। व्हेन वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ सेकेंड, तो B का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? B माइनस A बाई RT, करेक्ट? देखिए, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ सेकेंड, व्हेन वी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ सेकेंड,
नेक्स्ट 20 डेज सिर्फ 11th के बच्चे अपने स्कूल के एग्ज़ाम पे ध्यान देंगे, ठीक है। बस क्लास करते रहिए बट फोकस कीजिए 11th के एग्ज़ाम पे। लेकिन क्लास चलते रहेगा, ठीक है। सिलेबस इज सो वास्ट, इसलिए क्लास में कमती नहीं करेंगे। सबका अगर एक साथ एग्ज़ाम शुरू होता तो क्लास को कम कर भी सकते थे या छुट्टी दे देते। तो b का वैल्यू कितना हो गया भाई, b माइनस ए बाई आर टी, करेक्ट। और c का वैल्यू क्या रहेगा, बी स्क्वायर। d का वैल्यू क्या रहेगा, बी क्यू। इस पे पिछले 5 साल में क्वेश्चन एक बार आ चुका है और सिर्फ ए आया है कि इस वेरिएबल इक्वेशन में b का वैल्यू क्या है। तो b का वैल्यू है b माइनस ए बाई आर टी, करेक्ट है। या समटाइम्स बोल दिया जाएगा कि b का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या रिलेशन रहेगा, वो भी बोला जा सकता है। तो इतना से आपका काम चल जाएगा इसमें। अब लिखिए क्रिटिकल कांस्टेंट। क्या बोले, नहीं लेकिन यहाँ पे आपको सी तक पूछा जाएगा कि सी क्या है। नेग्लिजिबल है वो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन अगर एग्जैक्टली पूछा ही गया तो बोलना पड़ेगा बी स्क्वायर क्या है, सी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है, राइट। अरे जितना आसानी से जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए, डिराइव कर लिए, तो अदरवाइज तो ऑल ऑफ सडन अगर पूछा जाएगा तब तो दिमाग में नहीं रहेगा। और एक बार आ चुका है, ये आरसी मुखर्जी के लास्ट में भी दिया हुआ है, वहाँ भी देखिएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अब लिखिए क्रिटिकल कांस्टेंट। तो क्रिटिकल कांस्टेंट से पहले लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, इसमें एक पॉइंट लिखे तो द phenomena of converting a gas into liquid, the phenomena of converting a gas into liquid is known as liquefaction of gas. Comma, two important conditions for liquefaction of gas are, two important conditions for liquefaction of gas are, पहला cooling below the critical temperature, cooling below the critical temperature, यहाँ देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, मॉलिक्यूल का स्पीड कम होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे धीरे शांत होकर लिक्विड फॉर्म में जाएगा। और भी अगर उसको हम लोग शांत कर दिया जाए, स्पीड कम कर दिया जाए, रैंडम मोशन को कम किया जाए, तो एक रेस्ट में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, राइट। दैट्स वाई किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसमें एक कंडीशन है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को हाई करते हैं, वो भी एक तरीका है। बट जितना भी प्रेशर को हाई कर लीजिए, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रहेगा तो गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल। और डिफरेंट गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, ठीक है। एक लाइन और लिखिए, सेकेंड पॉइंट, कंप्रेशन। एन इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट इन, एन इंक्रीज इन प्रेशर results in an increase in attraction, an increase in pressure results in an increase in attraction among the molecules. अब नीचे एक पॉइंट बनाइए, क्रिटिकल टेम्परेचर।
द टेम्परेचर एबव विच critical temperature, the temperature above which gas cannot be liquefied, whatever pressure is applied is known as critical temperature, critical temperature. देखिए, द टेम्परेचर एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आवाज आ रही है एवरीवन? द टेम्परेचर एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड व्हाट एवर द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, करेक्ट है? एंड इट इज इंडिकेटेड बाय टीसी। इस वैल्यू को कहाँ से आया है वो आपका डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, बस इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएगा। टीसी का वैल्यू या किसी किसी का रेशियो आता है 8/27 A/RB, इसको रट जाइएगा, ठीक है? तो देखिए डिफरेंट सारे गैस का ए और बी का वैल्यू सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तो डिफरेंट गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट रहेगा। अब यहां देखिएगा क्रिटिकल प्रेशर, लिखिए क्रिटिकल प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज, इट इज द मिनिमम प्रेशर required to cause liquefaction at critical temperature. Critical temperature correspond to what? Critical pressure correspond to critical temperature, but critical temperature पर जो मिनिमम प्रेशर चाहिए तो उससे कम प्रेशर अगर अप्लाई कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, करेक्ट? That is the minimum pressure which is required for liquefaction of gas at critical temperature. और A वैल्यू होता है A/27 B², इसको लिख लीजिए, करेक्ट है ना? तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या बोलिएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? क्रिटिकल वॉल्यूम। लिखिए क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। अब लिखिए बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबे बॉयल्स लॉ the temperature at which a real gas obey Boyle's law is known as Boyle's temperature. A has student A/RB, A क्या है? A/, इसको भी रट जाएगा। तो समटाइम्स सिर्फ इसका रेशियो भी पूछ लिया गया है,
तो टीवी पता है और टीसी पता है, तो निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा रेशियो? कितना? 27 बाई, इसका मतलब टीवी ग्रेटर देन व्हाट? टीसी। ठीक है, इतना से काम चल जाएगा, इसमें और ज़्यादा अभी दिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके एवरीवन, अब बात मत कीजिए। आप लोग को पीओएस याद है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। पूरा एक आरसी मुख्य में चैप्टर ही है यूडोमेट्री का, ठीक है। यूडोमेट्री ब्रैकेट लिखा है गैस एनालिसिस। पहला पॉइंट लिखिए। तो देखिए एक्चुअल में यूडोमेट्री में होता क्या है, ऐसे मोटा मोटी मानिए, जनरली ये हाइड्रोकार्बन के लिए, हाइड्रोकार्बन पे ही इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। और इन जनरल अभी का टाइम में तो वो दौर नहीं रहा, बट सम टाइम्स ऐसा भी होता था कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन को मिक्स करके दिया जाता था, दोनों क्वेश्चन। तो उसमें जनरली कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया जाएगा, उसका यूडोमेट्री मतलब जो भी रहेगा उसका, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, अब वहाँ से फार्मूला फाइंड आउट कीजिएगा और फिर रिएक्शन दिया रहता था। तो प्रोडक्ट क्या है, जब दौर था कि 10 ही क्वेश्चन केमिस्ट्री में आना है, हर क्वेश्चन का 10 मार्क्स, राइट। लेकिन अभी तो उस टाइप का है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि समटाइम्स एडवांस में मिक्स किया जाए, और नहीं भी मिक्स किया जाएगा तो गैसेस असिस्ट में इससे क्वेश्चन आएगा। तो होता क्या है कि किसी हाइड्रोकार्बन को एक खास टाइप का यूडोमेट्री ट्यूब में, वहाँ पे बाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जहाँ से हम लोग उसको कंबसन कर सकें, कंबसन करते हैं विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वाई कंप्लीट कंबसन हो जाए, करेक्ट। और उस कंप्लीट कंबसन के बाद, और अगर उसका कंबसन के लिए सोर्स एयर है, तो यूडोमेट्री में जनरली एयर में तो बहुत सारा गैसेस है, बट जनरली हम लोग एयर में को कंपोजिशन मानते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। किसको? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस ट्यूब में हम लोग इस हाइड्रोकार्बन का कंबसन करते हैं, और सोर्स समटाइम्स प्योर ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है, करेक्ट। बट अगर कंबसन के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो अगर एयर फुलफिल कर रहा है, तो कंप्लीट कंबसन करेंगे। कंप्लीट कंबसन के बाद क्या क्या मिल सकता है? आफ्टर कंप्लीट कंबसन क्या क्या हो सकता है? CO2 होगा और वाटर रहेगा, ऑक्सीजन जो रिमेन अनरिएक्टेड क्योंकि एक्सेस एयर ले रहे हैं, यस, और नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को हम लोग यहाँ पे नॉन कंबस्टेबल मानेंगे। क्या मानेंगे? जब तक अनटिल अनलेस, अब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अगर मिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तब तो अमोनिया बनाना ही है और कोई उपाय नहीं है। लेकिन जनरली अगर हाइड्रोकार्बन का कंबसन के लिए एयर का यूज कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा, तो नाइट्रोजन को कंबस्टेबल गैस में काउंट करेंगे, नॉन कंबस्टेबल, क्योंकि उसको रिएक्शन करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। मतलब इनर्ट गैस के बाद नेक्स्ट जो इनर्ट गैस है वो नाइट्रोजन ही है, क्योंकि उसका हम लोग
जो थंडरिंग होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो वहाँ पे उसका ब्रेकेज होता है और वो नाइट्रोजन गैस NO में कन्वर्ट होता है। किसमें? उस प्रोसेस का नाम है बर्कले डाइट प्रोसेस, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना भी है नाइट्रोजन P ब्लॉक में। और NO में कन्वर्ट होकर फिर ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन लेकर NO2 बनता है, NO2 से N2O5 में कन्वर्ट होता है, या NO2 से HNO2 बनता है नाइट्रस एसिड, फिर वहाँ से क्या बनता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, फिर एसिडिक रेन के साथ वो वाटर में आ गया, नीचे प्लांट में गया, प्लांट को एनिमल खाया, फिर एनिमल का यूरिन अमोनिया, वहाँ से फिर डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इसी को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल, है ना बायो में पढ़ना। तो यही है क्या मेरा नाइट्रोजन साइकिल, करेक्ट है। एनीवे बट यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे नाइट्रोजन को। अब नेक्स्ट अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। एक मिनट पहले थीम समझ लीजिए बढ़िया से। तो यहाँ पे अब ये सब गैस है, उसको अब हम लोग क्या यहाँ पे STP पे लाया जाता है। किस पे? तो STP पे A और A तो लिक्विफाइड नहीं होगा, ये आपको भी पता है, बट A क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड हो जाएगा, राइट। लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा 0 डिग्री C पे, करेक्ट। तो ये अगर तो इसका मतलब है कि जैसे ही इस कंडीशन को मेंटेन करेंगे, रेडियोमेट्री में एजम्पशन रहता है, मैं लिखवा दूंगा सारा एजम्पशन क्या क्या एजम्पशन है। रेडियोमेट्री में एजम्पशन रहता है कि कंडीशन शुड बी STP। तो सर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो मान लीजिएगा। तो जैसे ही इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ऑल ऑफ सडन किसी चीज़ को जलाए तो हो सकता है वहाँ पे वाटर वेपर बन रहा हो, बट सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो कुछ देर के बाद लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कंबसन करते हैं तो जो वॉल्यूम नज़र आता है, और इस कंडीशन को मेंटेन करने के बाद देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से हुआ होगा? ये जो गैस के फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का दिया रहेगा, इसका मतलब उसका पीछे का वजह कौन बनेगा? वाटर बन जाएगा। तो सर उससे फ़ायदा क्या चलेगा? तो जितना मान लेते हैं कि मैं बोला कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय 20 ml, इसका मतलब वहाँ से वाटर वेपर का वॉल्यूम पता चल गया 20 ml, हाँ या ना। जिस टाइम पे कंबसन हुआ था उस टाइम पे वाटर वेपर का वॉल्यूम कितना था? 20 ml। फिर डिफरेंट गैस का डिफरेंट एब्जॉर्बेंट होता है। एब्जॉर्बेंट समझते हैं ना, जो एब्जॉर्ब कर ले, राइट। तो CO2 के लिए खास टाइप का एब्जॉर्बेंट है, वो है KOH या NOH का सॉल्यूशन। क्या है? क्यों? तो सर वो बेस है और CO2 एसिडिक गैस है। तो CO2 या SO2 के लिए एब्जॉर्बेंट रेडी किया गया है अल्कली बेसिक सॉल्यूशन, राइट। तो मान लेते हैं कि अब बचा कौन? इसका कॉन्ट्रैक्शन कर दिए, अब इसमें बचा CO2 O2 N2। अब इसको कहाँ से गुजारेंगे? यहाँ इसको गुजारेंगे KOH के सॉल्यूशन से, और KOH के सॉल्यूशन से पास करने के बाद फिर पता रहेगा कि यहाँ पे इन तीनों का वॉल्यूम मान लेते हैं 50 ml है, पास करने का वॉल्यूम हो गया 30 ml। तो 20 ml क्या था भाई? CO2 था, जो एब्जॉर्ब हो गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, राइट, बाय डूइंग एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा? ये यहाँ पर समझ में आ गया। फिर वहाँ पे एक होता है वेल, टर्पेंटाइल वेल। कौन सा? तो उसके फिर ऑक्सीजन के लिए भी एक खास टाइप का वेल रेडी किया गया है, तो जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा। वहाँ से अब ए बचेगा लास्ट में क्या? ए और ए। तो इसको इन दोनों को गुजारेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता चल जाएगा, और लास्ट में जो वॉल्यूम बचा रहेगा वो किसका रहेगा? नाइट्रोजन का रहेगा, करेक्ट है ना। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो सर इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये रहेगा कि मान लेते हैं कि कंप्लीट कंबसन कर रहे हैं, तो कंप्लीट कंबसन कर रहे हैं तो यहाँ पे CO2 गैस प्लस H2O गैस, करेक्ट। बट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इस रिएक्शन में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ओनली सिर्फ यहाँ पे, अगर POH लगाना है तो POH क्या है? प्रिंसिपल ऑफ। तो जितना एटम लेफ्ट हैंड साइड में किसी एलिमेंट का रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड में, तो उसके लिए लेकिन एक क्राइटेरिया है,
उसके लिए क्राइटेरिया है कि 100% कंज्यूम हो। इसका मतलब है कि जितना आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम लिए हैं एयर से, वो नहीं लेना है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम रिएक्टेड लेना है। क्या लेना है? रिएक्टेड लेना है, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको पता होना पड़ेगा, कभी नहीं भी दिया रह सकता है तो निकालना पड़ेगा बाय अप्लाइंग पीओसी। बट यहाँ पे अगर ऑक्सीजन पे पीओसी लगाएंगे और ये दोनों पता है और उसके हेल्प से अगर ऑक्सीजन का निकालते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देगा या ओनली रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है ना। तो ये मोटा मोटी थीम है और इस पे आपको क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो पहले तो एक पहला पॉइंट लिखिए, गैसियस रिएक्शन आर कैरिड आउट, gaseous reactions are carried out in a special type of tube. Gaseous reactions are carried out in a special type of tube known as iodometer tube. This tube, iodometer tube, comma, the reacting gases taken in iodometer tube, the reacting gases are taken in iodometer tube are exploded किससे एक्सप्लोड करेंगे स्टूडेंट? यहाँ देखिएगा, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्ट सर्किट रहेगा, राइट, बाय स्पार्क। Reacting gases are exploded in iodometer tube by a spark produced by electricity through the platinum terminal. Through the platinum terminal. ये पहला पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट लिखिएगा, the volume of products of gaseous explosion, the volumes of products of gaseous explosion are determined by absorbing them in suitable reagent, are determined by absorbing them in suitable reagent. The volume of products of gaseous explosion are determined by absorbing them in suitable reagent. मैं लिखवा दूंगा किसके लिए क्या सुटेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस चैप्टर the equation represent the condition of reaction. In this chapter the equation represent the condition of reaction at STP. The condition of reaction at STP. The condition of reaction at STP. एक और पॉइंट लिखिए, the volume of solid or liquid is negligible. The volume of, यहाँ देखिए, मान लेते एक मिनट यहाँ देखिएगा, सपोज कीजिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 1 ग्राम वाटर का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम, वाटर पेपर का 1 ग्राम का 1/18 इंटू 22,400, 1/18 इंटू 22,400, करेक्ट। इसमें 22,400 डिवाइड बाई 18 ml, बड़ा वैल्यू है। लेकिन 1 ml वाटर का लिक्विड फॉर्म वॉल्यूम कितना, 1 ml, हाँ या ना। तो हम लोग गैस के रेस्पेक्ट में 1 ml को क्या कर देंगे, जो वॉल्यूम मिला है नेग्लिजिबल, क्योंकि आप बाद में पूछ सकते हैं सर वहाँ पे तो लिक्विड बन गया तो उसका भी तो थोड़ा वॉल्यूम रहेगा, कंटेनर का वॉल्यूम पे इफेक्ट करेगा, तो उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर विथ वॉल्यूम ऑफ गैस, as compared to volume of gas. Hence,
It is taken zero volume in calculation, hence it is taken zero volume in calculation. Next assumption. Hence it is taken zero volume in calculation. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना मान के चलेंगे? जीरो, एज कंपेयर टू गैस. नेक्स्ट, एयर इज कंसीडर एज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली. ये नहीं बोलता कि होता ही है, कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में. एयर इज कंसीडर्ड एज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली. Next assumption. Nitrogen gas is supposed to be non-combustible. Nitrogen gas is supposed to be non-combustible. Hence, it does not take part in combustion reaction. Hence, it does not take part in combustion reaction. Comma. It is then obvious that volume of nitrogen before combustion equal to volume of nitrogen after combustion. It is then obvious that volume of nitrogen before combustion equal to volume of nitrogen after combustion. नेक्स्ट. अच्छा, ये तो लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं भाई. क्या आप एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम नहीं जानते हैं? जानते हैं. अब इसमें एक पूरे चैप्टर जिस लॉ पे बनेगा, ध्यान सुनिएगा. अरे यहां देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसा है, तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसियस मिक्सचर मैं बोल रहा हूँ, क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर, इसका इस तरफ का कोफिशिएंट A+B है गैसियस रिएक्टेंट का, और इस तरफ कोफिशिएंट क्या है? इसका मतलब है कि मोल चेंज हो रहा है, बट और एसटीपी पे सेम क्या था? इज इट वॉल्यूम 0 डिग्री C एंड 1 ATM. कांस्टेंट क्या था? प्रेशर एंड टेम्परेचर, नॉट वॉल्यूम. कांस्टेंट क्या था? प्रेशर एंड टेम्परेचर. वॉल्यूम वहाँ पे क्या रहेगा? हाँ, 1 मोल का वॉल्यूम पता है, बट 2 मोल रहेगा और एसटीपी रहेगा, तो वही 1 मोल का वॉल्यूम पकड़ेंगे या उसको 22,400 ml में 200 मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि मेरा, सपोज कीजिए कि मैंने एक सेटअप तैयार किया जिसमें वेरी लाइट पिस्टन है, करेक्ट? तो बाहर का प्रेशर तो 1 ATM रहेगा और अंदर का भी फिर क्या रहेगा? अरे फ्रीली स्लाइड कर सकता है. तो यहाँ पे अगर मोल चेंज होगा तो साथ में इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम को चेंज होने के लिए, हाँ या ना? तो अगर एक किस ए से लेकर डी तक डिफरेंट कंटेनर में रहेगा या इडोमेट्री में रहेगा, ट्यूब में रहेगा, इसका मतलब है कि ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा. तो पीवी इक्वल टू व्हाट? nRT. और प्रेशर और टेम्परेचर को और कांस्टेंट बनाए हुए हैं. क्या कांस्टेंट किए हुए हैं? बट मोल अगर वेरिएबल है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या किया है? तो क्या
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्रोवाइडेड P कांस्टेंट एंड T क्या रहेगा, यहाँ तक आइए। अरे कौन सा लॉ था, एवोगाड्रो लॉ। ये कौन सा लॉ था, इसका मतलब पूरा आइडियोमेट्री जो चैप्टर है वो किस लॉ पे बेस्ड है, एवोगाड्रो लॉ पे, क्योंकि एजम्पशन में एसटीपी कंडीशन था, राइट। लिख लीजिए। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसका मतलब है कि वॉल्यूम मोल कैसे बन सकता है, लेकिन वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू मोल तो लिख सकते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। इस टाइप का एक दो प्रॉब्लम मैं कहीं पे करवाया हूँ, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में। तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू व्हाट, इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए या पीओएससी अप्लाई करने के लिए वॉल्यूम को हम लोग मोल मान के सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को क्या मान लेंगे, जैसे 18 ml वॉल्यूम है तो उसको 18 मोल मान लेंगे फॉर मोमेंट। लास्ट में हम लोग को तो 1 और 22 मतलब रहेगा, या अगर मान लेते हैं कि बाद में हम लोग को वॉल्यूम ही अगर पूछा जाएगा, लेट अस सपोज, तो वॉल्यूम को मोल मान के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाकर। अब बाद में जो आंसर आया उसको वॉल्यूम में सोच लिए, वॉल्यूम को मोल माने, बाद में मोल को क्या मान लेंगे आंसर में, वॉल्यूम मान लेंगे। समझ में आया, तो ये लिख लीजिएगा। बट ये तभी काम कर सकते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। और जहाँ पे ए सिचुएशन रहेगा, ध्यान सुनिएगा, जहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, वहाँ पे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम और परसेंटेज ऑफ मोल डिफरेंट आता है या सेम हो जाता है, ये लिख लीजिएगा। हाँ, यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास A का A मोल है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। लेफ्ट हैंड साइड में मान लेते हैं जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतना ही मोल लिए, तो टोटल मोल कितना, A प्लस बी। और राइट हैंड साइड में टोटल मोल कितना, तो जब यहाँ पे अगर 1:1:1:1:1 नहीं है, मान लेते A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D हो जाता, तब तो अब चेंज नहीं होता, राइट। बट जब A, B, C एंड D ऑल आर डिफरेंट, तब उस केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड सेम रहेगा, डिफरेंट होगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेगा, चेंज होते जाएगा। तो मोल यहाँ पे कॉन्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इन गैसियस होमोजेनस रिएक्शन या गैसियस रिएक्शन, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मस्ट, बट यहाँ पे जो मैं लिया हूँ जो समझाने के लिए, उसमें तो चेंज हो रहा है। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर रहता तो कांस्टेंट रहता, करेक्ट, लेकिन रिएक्टिंग मिक्सचर रहेगा, वही तो हम लोग काम करने जा रहे हैं, कंबसन करने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे चेंज होगा। एक और पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, यहाँ पे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज। आफ्टर कूलिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। आफ्टर कूलिंग का मतलब एसटीपी पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर कूलिंग देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वाटर। बोलिए, किसी भी कंपाउंड का पीओएससी अप्लाई करने के बाद अगर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा या मॉलिक्यूलर, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है, राइट। तो क्या रहेगा,
लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला ना रहेगा तो नहीं आ जाएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएंगे। एम्पिरिकल से मॉलिकुलर फार्मूला आने के लिए n से मल्टीप्लाई करते थे। मान लेते हैं फार्मूला है C2H4 m जो मिला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। करेक्ट, इंटीग्रल सिंपलेस्ट जो रेशियो हो सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एसिडिक गैस लाइक CO2 SO2 एक किसमें, इसके लिए एब्जॉर्बेंट क्या रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH और NaOH। ऑक्सीजन के लिए जो खास एब्जॉर्बेंट है जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा वो है अल्कलाइन ठीक है। ओजोन किस में एब्जॉर्ब होगा, NO का खास एब्जॉर्बेंट होता है FeSO4, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। बाद में आप जानिएगा स्टूडेंट, FeSO4 में जब NO को एब्जॉर्ब कराते हैं तो वहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, ब्राउन रिंग बनता है, ठीक है, ब्राउन कलर का। और उसको सॉल्यूशन को अगर केयरफुल नहीं किया जाए तो ब्राउन सॉल्यूशन बन जाता है, वो एक बारीक रिंग बनता है। लेकिन वहाँ के लिए बहुत बहुत केयरफुली टेस्ट किया जाता है अगर रिंग आपको देखना है तो इस NO के लिए एब्जॉर्बेंट क्या रहेगा, FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन। अमोनिया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में अमोनिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग का चल भी रहा है, समझ में आ गया होगा। तो अमोनिया गैस के लिए जनरली एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं CuSO4। CuSO लिख लीजिए, एक प्रॉब्लम का पार्ट रहेगा। इसको हटाएं ऑनलाइन स्टूडेंट। और CO के लिए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Cu2Cl2 होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Cu2Cl2। और Cl2 के लिए होता है अल्कली का एक्वा सॉल्यूशन। अरे आपको पता है कि Cl2 Br2I2 NH के साथ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन दे सकता है, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो इस वजह से तो इसमें मेनली आप अगर सबका याद नहीं करना चाहते हैं तो 2-3 का तो एकदम रट जाइएगा। एक हुआ ओजोन का, एक हुआ ऑक्सीजन का, एक CO2 का, एक SO2 का और अमोनिया का, ठीक है। इसको हटाया जाए। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, टोटल वॉल्यूम आफ्टर कंबसन VT है और कंडीशन क्या है, STP, राइट। और जिस भी कंटेनर से गुजारेंगे या जहाँ भी कलेक्ट करेंगे वहाँ का कंडीशन को STP ही मेंटेन करना है, करेक्ट है ना।
तो ये था टोटल वॉल्यूम। समटाइम्स कूलिंग करने के बाद ही आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, बट बिफोर कूलिंग अगर कंडीशन ये वॉल्यूम दिया हुआ है तो कूलिंग के बाद अगर ये वॉल्यूम हो गया VA, देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, कितना बना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर निकल गया VT माइनस VA। वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो जितना अमाउंट ये अब वॉल्यूम है, तो यहाँ पे यहाँ तक आते हुए वाटर जो यहाँ पे वेपर में था इनिशियली, जस्ट आफ्टर कंबसन वो लिक्विफाइड होकर लिक्विड फॉर्म चला गया। और लिक्विड के वॉल्यूम को किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर करना है? गैस के रेस्पेक्ट में। देन वाटर वेपर का वॉल्यूम क्या रहेगा? वाटर वेपर में बोल रहा हूँ VT माइनस VA। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डेटा मेरे पास आ गया। इसके बाद इसको गुजारते हैं KOH के सॉल्यूशन से, इस पूरे को, और KH को सॉल्यूशन से गुजारने के बाद, राइट, समटाइम्स हम लोग बबल बनाते हैं ना किसी लिक्विड में गैस को फूंक कर, राइट। तो अगर हम लोग इसको KH के सॉल्यूशन से गुजारने के बाद किसी दूसरे कंटेनर में STP मेंटेन करके मेजर करते हैं और पता चला कि वॉल्यूम VB है, अरे वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा, इसका मतलब है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2। अगर यहाँ पे इसमें कंबसन हुआ है हाइड्रोकार्बन का, तो CO2 भी फॉर्म हुआ होगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना रहेगा भाई? VA माइनस VB। और इसको अगेन ऑक्सीजन का एब्जॉर्बेंट का नाम क्या था? अल्कलाइन पायरोग्लोल। और तब वॉल्यूम मिला VC। देन व्हाट द ऑक्सीजन? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू व्हाट? V माइनस VC। अब एक मिनट रुकिए, ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिला है रिएक्टेड या अनरिएक्टेड? अनरिएक्टेड। बचा हुआ ना? खर्च हुआ या बचा हुआ? खर्च तो CO2 में चला गया, CO2 में जो ऑक्सीजन है और वाटर में जो ऑक्सीजन, राइट। तो ये क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। समझे नहीं समझे आप लोग? कंबसन में ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड। लिखे लिखे लिखे, ऐसे सोचना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये जो वॉल्यूम, और सपोज कीजिए कंबसन के लिए गैस का सोर्स और एयर है, लेट अस सपोज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबसन इज इफ एयर, देन एक किसका वॉल्यूम रहा होगा? नाइट्रोजन का। ये VC किसका रहा होगा? लेकिन क्या बोलकर? इफ सोर्स ऑफ कंबसन इज व्हाट? इफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, यहां पर लिख लीजिएगा, इफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबसन इज एयर, देन VC क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। यहां तक हो गया एवरीवन? इसको हटाएं। तो देखिए, इस चैप्टर में थ्योरी इतना ही था, क्योंकि इस चैप्टर का थ्योरी एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग दो जगह इसको पढ़ा देते हैं, या तो मोल कॉन्सेप्ट में नहीं तो गैसियस स्टेट। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाने के मेन वजह है कि वहाँ भी एवोगाड्रो डील करते हैं, तो वहाँ भी इस बात को हम लोग कर सकते थे, राइट। तो स्टूडेंट, आप लोग को अभी मैं जस्ट एक असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उसका पहला प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, और मैं बाकी लोग को भेज रहा हूँ फोटो खींच के, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ एवरीवन। ओके, एक मिनट दोबारा बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर किया। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम आफ्टर कूलिंग हुआ है 48 ml, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा ड्यू टू वाटर, राइट। और फिर अगेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम या रिड्यूस बाय 48 ml, जब उसको कहाँ से पास करते हैं? KOH। तो KOH में कौन एब्जॉर्ब हुआ होगा?
CO2, करेक्ट। तो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से मुझे CO2 और वाटर का वॉल्यूम पता चल गया। बाकी ऑक्सीजन का वॉल्यूम अगर हम लोग को पता नहीं करना था, एक क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही नहीं था। अब हम लोग यहाँ पे इसका वॉल्यूम पता है, तो हम लोग को ये है वॉल्यूम, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए वॉल्यूम को मोल मान रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ पूरे कंटेनर का प्रेशर और टेम्परेचर को क्या माना गया है, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग मोल मान लिए, इसको भी मोल मान लिए, इसको भी मोल मान लिए, और तब पीओसी अप्लाई कर दिए हैं कार्बन पे। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया, ये है मोल, यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल्स हो गया, कार्बन के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वल टू मोल मॉलिक्यूल्स एटम, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ गया है, 3। इन सिमिलर फैशन वी अप्लाई पीओसी इन हाइड्रोजन एटम, तो टोटल हाइड्रोजन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल हाइड्रोजन इन राइट हैंड साइड। तो यहाँ से बाई का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो ये जो फार्मूला मिला वो एम्पेरिकल फार्मूला मिलेगा या मॉलिकुलर, मॉलिकुलर। बट एग्जाम में अगर यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला भी पूछा जाता तो क्या निकल जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। इसको हटाए, यहाँ देखिए 1 मिनट, अभी एक यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा। अभी के इंफॉर्मेशन से क्या आपको H2O का वॉल्यूम पता चला है? डायरेक्टली कूलिंग करने के बाद ही दिया गया है, डायरेक्ट जस्ट आफ्टर कंबशन ही दिया गया है। कूलिंग करने के बाद मुझे टोटल वॉल्यूम वहाँ बताया गया, राइट। इधर 28.5 ml है आफ्टर कूलिंग। इसका मतलब वाटर वेपर का तो वॉल्यूम मुझे नहीं पता है, हाँ ना बोलिए, लैंग्वेज से पता चल गया। और ऑक्सीजन आपने लिया कितना था, वॉल्यूम ऑफ O2 बिफोर कंबशन। ए वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन है, नॉट रिएक्टेड, राइट। एक कितना ml था। अब आगे बढ़ते हैं। रेस्ट वाज 15 ml of which was absorbed by KOH and rest was absorbed in solution of alkaline pyrogalol। इसका मतलब है ये हुआ कि टोटल वॉल्यूम था आफ्टर कूलिंग 28.5 ml। इसमें से वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, 15 ml। तो जो रेस्ट वॉल्यूम बचा था वो क्या था, और जो रेस्ट वॉल्यूम था वो सबका सब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो गया, वो है अल्कलाइन पायरोग्लोल। इसका मतलब रेस्ट सिर्फ ऑक्सीजन था, लॉजिक हो गया ना। इसका मतलब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या मिल गया, कितना, 13.5 ml ना। बट ये रिएक्टेड है या अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है। एग्री है यहाँ तक। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड कितना, वॉल्यूम लीजिए 36 ml ऑक्सीजन का, उसमें से बचा हुआ रह गया 13.5। रिएक्शन में कितना गया भाई, 36 माइनस 13.5। डोनाल्ड अगर कहीं पे कंफ्यूज होगा तो पूछ लीजिएगा, कितना, कितना हो जाएगा, 22.
ये है रिएक्टेड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? देखिए तो हम लोग कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हैं? हो गया? क्या बोले? ये लॉजिक है ना, ये लिए थे, बचा हुआ कितना रह गया? यहां से जो आफ्टर कंबसन ये जो ऑक्सीजन बचा रह गया, एग्री लॉजिक से हुआ, कंबसन खत्म हो चुका है, कंबसन खत्म हुआ तभी तो CO2 बना। तो कंबसन के बाद ये इतना ऑक्सीजन बचा रह गया और आपने ऑक्सीजन लिया था, टेकन इतना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन। तो भाई खर्च कितना हुआ, रिएक्शन में कितना गया था? दिस माइनस दिस, राइट। तो अब यहाँ जो मैं 22, तो एक मिनट यहाँ देखिए स्टूडेंट, बाद बनाइएगा। तो 22 POC अगर अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाई का वैल्यू निकालने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, बाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग POC हाइड्रोजन पे लगाएंगे, बट हाइड्रोजन का तो हम लोग को तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि वाटर नहीं पता है, एग्री। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग मोल मान लेते हैं, एवरीवन क्या मान लेते हैं, इसका कुछ वैल्यू मान लेते हैं, लाइक ZmL रहा होगा, क्या रहा होगा? ZmL, ये मैंने मान लिया खुद से। तो यहाँ पे मोल मानते तो 7.5, ये कितना 22.5, और ये कितना है 15, और ये कितना Z। अब कितना अननोन आ गया? एक्स वाई जेड हो गया ना। तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन तो लगना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। एक बार अप्लाई करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, वन टाइम हम लोग अप्लाई करेंगे POC ऑन व्हाट, कार्बन, करेक्ट। और POC ऑन कार्बन के बाद POC ऑन ऑक्सीजन। POC ऑन कार्बन लगाने से मुझे X तो पता चल जाएगा, बट POC ऑन ऑक्सीजन से मुझे Z पता चलेगा। अब फिर किस पे अप्लाई करेंगे? अगेन POC ऑन हाइड्रोजन। तो लिखिए अप्लाई POC ऑन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। अप्लाई POC ऑन अप्लाई POC ऑन कार्बन। तो POC ऑन कार्बन पे अगर अप्लाई करते हैं 7.5 इंटू Na इंटू कितना X इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिफ्टीन इंटू Na इंटू 1। Na का वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी X का वैल्यू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, क्या लिखिएगा? 22.5 इंटू Na इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड। अब उसमें मिस्टेक कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है को 36 पे लगा देंगे, ये टोटल लिया हुआ था, रिएक्टेड नहीं था। इसलिए हम लोग को POC लगाने के लिए टोटल टेकन लेना है, बचा हुआ लेना है, या रिएक्टेड लेना है? रिएक्टेड, इसलिए मैं रिएक्टेड पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू 15 इंटू Na इंटू 2 अब प्लस Z इंटू Na। यहाँ का ऑक्सीजन ही तो यहाँ दोनों जगह रहेगा, क्या ये सही है? टोटल ऑक्सीजन इन CO2 प्लस टोटल ऑक्सीजन इन वाटर। तो यहाँ से Na कैंसिल हो गया भाई, Z का वैल्यू कितना आया? कितना? $15 ml। तो यहाँ पे Z का वैल्यू आ गया, Z पता चल गया 15 ml। अब तब अप्लाई कर दीजिए POAC ऑन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, करेक्ट है। तब क्या लिखिएगा?
7.5 इंटू Na इंटू वाई इक्वल टू 15 इंटू Na इंटू 2, देन बाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4। तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या रहेगा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। करेक्ट है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आगे बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जेईई मेन में इतना आसान एक्सपेक्टेशन रखना खराब बात होगा। इसको हटाया जाए एवरीवन। एक काम कीजिए, क्वेश्चन में 3 सॉल्व कीजिए इसी बात पे। हाँ, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका कितना वॉल्यूम लिया गया है? एसटीपी पे, राइट। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी निकालना है, इसका भी मान लेते हैं V लीटर एसटीपी पे ही, लेकिन इसका दिया गया है मास 2.2 ग्राम, और इसका भी दिया गया है मास। तो इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप 1 मिनट यहाँ देखिए भाई, बाद में जब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे तो खुद से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे ऐसा काम कर सकते हैं कि इसको मोल, इसको मोल, इसको मोल, इसको मोल मान लें। वो काम तब करते थे जब ऑल आर इन गैसियस फॉर्म, वॉल्यूम को मानते थे। तो इस केस में अगर मोल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 1.12 क्या ये सही है ना? यहाँ पे ये सही है, और यहाँ पे क्या ये सही है? मास बाई मोलर मास, मास बाई, और क्या ये सही है? चलिए, और कितना अननोन है? 3 है ना, एक्स, वाई और भी, और सब निकालना है। और यहाँ देखना है, इसका वेट पूछा गया है, फार्मूला तो पूछा ही गया है इसका वेट। तो भाई अगर इसका वेट निकालने के लिए मोल इंटू मोलर मास कर दें, अब मोल इंटू मोलर मास तो तभी करेंगे ना जब फार्मूला पता रहेगा। तो इनडायरेक्टली एक्स, वाई और भी निकालना है। तो एक बार कार्बन पे हम लोग लगाएंगे POSC, एक बार 3 इक्वेशन डेवलप करना है। तो 1 टाइम किस पे? कार्बन पे, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे।
तीनों पे आप अप्लाई कीजिए, एक्स वाई और भी का वैल्यू बताइए। और जब भी यहाँ आएगा लीटर में आएगा, क्योंकि मैं लीटर में माना हूँ। किस में माने हैं? लीटर में। एवरीवन हाइड्रो, एक मिनट, 11th क्लास के बच्चे, क्या हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन आपको स्कूल के एग्जाम के लिए शेयर कर दिया हूँ? तो भाई जब जो चीज़ फाइल एक बार शेयर करते हैं प्लीज़ उसको सेव करके रखा कीजिए, और उस टाइम पे ध्यान से सुना भी कीजिए कि मैंने कहाँ पे क्या शेयर किया हूँ। उसमें एक हेडिंग ही था, ऑर्गेनिक क्लास फॉर 11th फाइनल एग्जाम। उसके अंदर नॉट इवन रिएक्शन था, इलेक्ट्रोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल था, थोड़ा मैकेनिज्म भी था, राइट? सब कुछ कंप्लीट कंटेंट था उसमें, था या ना था? इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 5 मिनट का SN1, SN2, E1, E2, मार्कोवनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, बहुत कुछ उसमें है। और 1 महीना पहले शेयर किया था कि धीरे धीरे करके उसको देखते रहिएगा। जोर से बोलिए। एक्स का वैल्यू आ गया है तो बाई का वैल्यू निकालिए। CH4 है और भी का वैल्यू, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो आसान, देखिए ये तो जस्ट फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन रहता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्या POAC ऑन कार्बन 1.12 डिवाइड बाई 22.4 इंटू Na इंटू एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाई 44 इंटू Na इंटू 1। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा भाई, कितना रहेगा? 1 ना, करेक्ट। अब POAC ऑन हाइड्रोजन 1.12 डिवाइड बाई 22.4 इंटू Na इंटू बाई इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाई 18 इंटू Na इंटू 2। यहाँ से बाई का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से बाई का वैल्यू कितना आया है? 4। सही है। अब किस पे अप्लाई कर दीजिए? POAC ऑन ऑक्सीजन एटम V बाई 22.4। एग्री? ये हो गया मोल, ये हो गया मॉलिक्यूल्स, ये हो गया एटम, इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाई 44 इंटू Na इंटू 2 प्लस 1.8 डिवाइड बाई 18 इंटू Na इंटू 1। सही है। टोटल ऑक्सीजन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन एटम इन राइट हैंड साइड। यहाँ से क्या V का वैल्यू आ जाएगा, और जो V आएगा वो लीटर में आएगा। कितना आया V? 2.24 लीटर। फार्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन CH4, वेट ऑफ CH4 टेकन मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना था CH4? इस कंपाउंड का मोल कितना था? यही ना, कितना? 1/20 था। 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4, ये हो गया मोल। और मोलर मास कितना? 16। तो 16/20 कितना? 0.8 ग्राम। दिस इज आंसर। तो स्टूडेंट गैसियस स्टेट का अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गैसियस स्टेट इसका पूरा क्लास असाइनमेंट सॉल्व करूँगा, राइट? तो नेक्स्ट क्लास यहाँ से पहले इस असाइनमेंट को लगाएंगे और फिर क्लास असाइनमेंट तो आप लोग लेकर आइएगा। तो 2 या 3 क्लास कंप्लीट प्रॉब्लम डिस्कशन एक लाइन से, बट थ्योरी मोटा मोटी ख़त्म है। ठीक है, आप लोग थोड़ा देर का ब्रेक लीजिए, उसके बाद मैं
थर्मोडाइनमिक्स क्लास में इन करूँगा। और जो भी 11th क्लास का स्टूडेंट मैं आईडी भेज रहा हूँ, केमिस्ट्री वाले बच्चे, वो मैं अभी जस्ट 10:30 थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, मोटा मोटी मान के चलिए। आज थोड़ा क्लास लेट हो गया था 10:45, लेकिन लाइन पे भी बने रहिए।